18वीं सदी के भारत के परिदृश्य पर अगर हम गौर करें तो 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद पूरे देश की सत्ता में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी और अराजकता मची हुई थी। लेकिन इसी भारी उथल-पुथल के बीच उत्तर भारत में एक बेहद ताकतवर और नए साम्राज्य का उदय हुआ। ये साम्राज्य था जाटों का, और इसके बिल्कुल केंद्र में थे एक ऐसे शासक जिनकी रणनीति और बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। चलिए इस ऐतिहासिक सफर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि समकालीन इतिहासकारों ने 18वीं सदी के इस महान शासक को जाटों का प्लेटो और जाट यूलिसिस जैसी विशाल उपाधियां आखिर क्यों दी। उनकी गजब की राजनीतिक सूझबूझ, स्थिर बुद्धि और स्पष्ट दूरदृष्टि ने उन्हें अपने समय के सबसे चतुर नेताओं में से एक बना दिया था। सोचने वाली बात है कि एक साधारण कृषि समुदाय से उठ के उन्होंने ये मुकाम आखिर कैसे हासिल कर लिया। भाग 1, राइज ऑफ द जाट्स, यानी जाटों का उदय। इनका ये विस्तार कितनी तेजी से हुआ, जरा इस पर नजर डालते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और ठीक उसी साल महाराजा सूरजमल का जन्म होता है। 1721 में उनके पिता बदन सिंह शासक बनते हैं। इसके बाद 1733 में युवा सूरजमल भरतपुर के इलाके को जीत लेते हैं और फिर 1743 में एक सुव्यवस्थित भरतपुर शहर की स्थापना होती है। ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक पूरे संगठित राज्य की नींव रखी जा रही थी। और ये राज्य कोई छोटा इलाका नहीं था। अगर आज के नक्शे के हिसाब से देखें तो उनका साम्राज्य आगरा, अलीगढ़, भरतपुर, धौलपुर, हाथरस, मेरठ, मथुरा, रोहतक और रेवाड़ी जैसे जिलों तक फैला हुआ था। ये सारे नाम हमें महाराजा सूरजमल के स्थिर साम्राज्य के विशाल पैमाने का सीधा सीधा अंदाजा देते हैं। भाग 2, द जाट यूलिसीज। महाराजा सूरजमल केवल एक कमाल के योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थे। उन्होंने मराठों और मुगलों के बीच चल रहे आपसी संघर्ष का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया। और यहां एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, 80। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में लगभग 80 युद्ध लड़े, और हैरानी की बात यह है कि वो इनमें से एक भी युद्ध नहीं हारे। वो पूरी तरह अजेय रहे। सैन्य इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड सच में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब उस दौर की राजनीतिक सच्चाई को भी निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। इतिहास में 1753 की एक घटना दर्ज है जिसे जाट गर्दी कहा जाता है। इस दौरान जाट सेना ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भारी लूटपाट मचाई थी। उस समय के बाकी शासकों की तरह अपनी विशाल सेनाओं का खर्च निकालने के लिए दिल्ली के बाजारों को लूटा गया और राजमार्गों से गुजरने वाले कारवां से भी संपदा एकत्रित की गई। 18वीं शताब्दी की रियासतों में धन और शक्ति जुटाने का ये एक आम लेकिन हिंसक तरीका हुआ करता था। और इस तरह जो अथाह संपदा इकट्ठी हुई, उसका इस्तेमाल सैन्य शक्ति को एक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ाने में किया गया। अपने चरम पर महाराजा सूरजमल की सेना में 75,000 से भी ज्यादा पैदल सैनिक और 38,000 घुड़सवार शामिल थे। ये कोई छोटी फौज नहीं, बल्कि उस समय उत्तर भारत की एक बेहद पेशेवर और विशालकाय सैन्य मशीन थी। भाग 3, द इम्प्रेग्नेबल आयरन फोर्ट, यानी एक अभेद्य लौह दुर्ग। जाहिर है, इतनी विशाल संपत्ति और सैन्य बल को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत किले की दरकार थी, और यहीं से एक महान निर्माता के युग का आरंभ होता है। 18वीं सदी में भरतपुर में एक कृत्रिम द्वीप पर लोहागढ़ यानी लोहे का किला बनवाया गया, जिसे कभी जीता ही नहीं जा सका। ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि 1805 में ब्रिटिश जनरल लेक ने लगातार 6 हफ्तों तक इस किले पर भारी गोलाबारी की, कई ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन ब्रिटिश सेना भी इसे कभी भेद नहीं पाई। लेकिन इस किले के अजेय होने का आखिर रहस्य क्या था? दरअसल उस दौर के जो पारंपरिक किले होते थे वो पत्थर के बने होते थे, जो तोप के गोलों की मार से आसानी से टूटकर बिखर जाते थे। लेकिन सूरजमल जी ने लोहागढ़ की बाहरी दीवारें बहुत मोटी और एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनवाईं। ये मिट्टी की दीवारें इतनी असरदार थीं कि वे अंग्रेजों और मुगलों के दागे गए तोप के गोलों को अपने अंदर ही निगल लेती थीं। ये एक बड़ा ही शानदार विरोधाभास है कि कैसे एक साधारण सी मिट्टी मजबूत पत्थर से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुई। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि किले के रक्षक उन गोलों को मिट्टी से निकालकर वापस दुश्मनों पर ही दाग देते थे। किले की सुरक्षा की कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। इसके चारों ओर एक गहरी खाई खोदी गई थी, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ पाले गए थे, जो कि दुश्मनों के लिए रक्षा की पहली पंक्ति का काम करते थे।
और किले के सबसे ऊंचे बिंदु पर भगवान हनुमान को नमन करती हुई एक बहुत ही विशाल और डरावनी तोप रखी गई थी। ये बाहरी सुरक्षा सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि ये हमलावरों के खिलाफ एक भयानक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था, जो उनके हौसले पूरी तरह पस्त कर देता था। भाग 4 कॉन्क्वेस्ट ऑफ आगरा फोर्ट। लोहागढ़ को पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद 1761 में दोआब क्षेत्र में जाटों का वर्चस्व एकदम निर्णायक रूप से स्थापित हो गया। आगरा फोर्ट की जो घेराबंदी की गई वो बेहद सदी हुई और सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। 1 महीने तक चले इस घेराव में 4 बहुत ही स्पष्ट कदम उठाए गए। सबसे पहले यमुना पार कैंप लगाने की इजाजत मांगी गई। इजाजत मिलते ही सेना किले के पास दाखिल हो गई और जामा मस्जिद की तरफ से युद्ध शुरू कर दिया। फिर किले के प्रहरियों पर भारी दबाव बनाने के लिए उनके परिवारों को ही बंदी बना लिया गया और आखिर में 1 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत और 5 गांवों की जागीर का लालच देकर किलेदार को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। हालांकि इस शानदार जीत के बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी गंभीर है और उसे निष्पक्ष रूप से जानना भी जरूरी है। आगरा शहर पर कब्जा करने के बाद विजेता सेना ने वहां के स्मारकों, खासकर ताजमहल को भारी नुकसान पहुंचाया। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि सेना ने ताजमहल के चांदी के 2 दरवाजों को पिघला दिया। वहां के झूमर, कालीन और कीमती गहने लूटे गए और उन्हें भरतपुर राज्य की राजधानी डीग ले जाया गया। यही नहीं, मुख्य मकबरे में भूसा भरकर आग तक लगा दी गई। ये उस दौर के सत्ता संघर्ष और युद्धों की एक बेहद कठोर ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे झुठाया नहीं जा सकता। भाग 5 ए लास्टिंग लेगेसी। आगरा जीतने के बाद उनका प्रभाव अपने बिल्कुल चरम पर था, लेकिन जैसा कि इतिहास में हम अक्सर देखते हैं, महान अभियानों का अंत बड़ा ही अचानक हो सकता है। महाराजा सूरजमल का अंत युद्ध के मैदान में किसी आमने सामने की लड़ाई में नहीं, बल्कि धोखे से हुआ। 25 दिसंबर 1763 की सर्द रात को हिंडन नदी के पास नजीब उद्दौला के रोहीला सैनिकों ने उन पर घात लगाकर अचानक हमला कर दिया। इस बिल्कुल अप्रत्याशित और धोखे से किए गए हमले में महाराजा वीरगति को प्राप्त हुए और इस तरह उनके एक बेहद शानदार सैन्य अभियान का दुखद अंत हो गया। लेकिन उनकी विरासत उस रात वहां खत्म नहीं हुई। युद्ध और अभेद्य किलों की वो ऐतिहासिक विरासत अब शिक्षा के एक बहुत ही आधुनिक नेटवर्क में बदल चुकी है। आज सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के तहत कई नामी शिक्षण संस्थान सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं, जैसे MSI, MSIT और बीकानेर तथा बहादुरगढ़ के स्कूल। इस सोसाइटी के आज लगभग 10,000 सदस्य हैं। यह देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे 18वीं सदी के एक महान योद्धा का नाम आज आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा और समाज के निर्माण में अपना इतना अहम योगदान दे रहा है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है कि 18वीं सदी के एक क्षेत्रीय नेता के रणनीतिक विजय और वास्तुकला के चमत्कार आज भी हमारी आधुनिक राष्ट्रीय पहचान को कैसे आकार दे रहे हैं। लोहागढ़ का वो अजेय किला हो या फिर 80 अजेय युद्धों का इतिहास, ये पन्ने सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हमारे वर्तमान से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक विश्लेषण के सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नया सीखते रहने की ये यात्रा बस ऐसे ही जारी रहनी चाहिए।